जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक नए मुद्दे पे हमेशा जो करंट में चलता रहता है उस पे बात करते रहते हैं। तो आज हमारा मुद्दा रहेगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमास ने जो है अचानक से 5,000 रॉकेट दागने का दावा करता है इज़राइल के ऊपर। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्यों इतना एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं टू द वर्ल्ड इस वॉर के, और क्यों ये हो रहा है, कौन कौन इसके स्टेक होल्डर्स हैं, किनको किनको इसमें लॉस होगा, किसको इसमें फ़ायदा होगा, और क्या इनकी जड़ें हैं जो ये युद्ध हो रहा है इसकी जड़ें कहाँ से शुरू हुई हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहूदी जो इज़राइल में रहते हैं बहुसंख्यक हैं, फ़िलिस्तीन जो कि अरब और मुस्लिम का देश है, और अल्पसंख्यक के रूप में यहूदी रहते हैं। ये जो अल्पसंख्यक यहूदी है ना, यही सारा जो झगड़े की बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहें मुहावरे में कि झगड़े का जड़, तो यही है। तो इसमें स्टेक होल्डर कौन है? यूएन, यूनाइटेड नेशन। ये इसलिए इसमें हितधारक है क्योंकि इसमें हमें देखना है कि यूएन क्यों नहीं अपने आप को इसमें प्रखर रूप में दिखा पा रहा है। जैसे कि रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, उसमें भी यूएन कहीं ना कहीं अपना प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, या अपने दायित्वों और कर्तव्यों के अनुसार भूमिका नहीं निभा पा रहा है। तो हम यूएन की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि स्टेक होल्डर ये भी है इसमें। दूसरा हमास। हमास क्या है? जो गाज़ा पट्टी का शासक है और एक उग्रवादी समूह है। उग्रवादी आगे हम इसमें बात करेंगे कि वाई हमास हमास इज़ अ उग्रवादी ग्रुप। और इसके बाद इज़राइल की बात करें तो इज़राइल जिस पर हमला हुआ है और जंग की शुरुआत हमास ने की है, लेकिन जो है इज़राइल इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और काफ़ी उग्र रूप में जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो इसके बाद वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव, फिर उसके बाद फ़िलिस्तीन भी इसमें कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करता रहता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि बाल्फोर घोषणा, जो स्टार्टिंग हुआ 1917, 1917 से बाल्फोर घोषणा में ये बात हुई कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए जो है ब्रिटिश शासकों ने वहाँ एक नेशनल होम करके जो फ़िलिस्तीन है उसमें यहूदियों के लिए जगह बनाई। तो ब्रिटिश का क्या रोल इसमें नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से जैसे कि भारत 200 वर्ष ब्रिटिश का जो है गुलाम रहा है, उसी तरह ब्रिटेन के वर्चस्व को देखते हुए उस समय ब्रिटेन ने वहाँ पे उनको स्थापित किया होगा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि फ़िलिस्तीन का निर्माण। फ़िलिस्तीन का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ, जैसे कि हम लोग जानते हैं मिस्र है, बीच में आपका जो है जॉर्डन है, फिर उसके बाद आपका हमास जो कि छोटा सा है, गाज़ा पट्टी भी है उसके पास, और फिर उसके बाद इज़राइल है बगल में। तो इस तरह से तीनों आपस में मिले जुले रहते हैं। तो फ़िलिस्तीन का निर्माण कैसे हुआ? फ़िलिस्तीन का निर्माण संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना, फ़िलिस्तीन का निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक विभाजन योजना करके लाया, जिसके द्वारा 1948 में फ़िलिस्तीन जो है पूरी तरीके से यहूदी स्वतंत्र हो गए, फ़िलिस्तीन के यहूदी स्वतंत्र हो गए। अरब और इज़राइल युद्ध 1984। अरब और इज़राइल के बीच युद्ध क्यों हुआ? इज़राइल की जो स्वतंत्रता की जब घोषणा हुई तो उसके बाद पड़ोसी देश अरब को इससे बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर अरब ने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया। फिर इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन की अपेक्षा लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर दिया, क्योंकि क्या हुआ कि इज़राइल जो है इस युद्ध में जीत कर उसने 50% से अधिक भाग जो है ले लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना जो हमने अभी पढ़ा है उसके अनुसार जॉर्डन ने जो है
जॉर्डन ने वेस्ट और यरूशलेम पर अपना नियंत्रण किया। मतलब ये दो पवित्र स्थल थे, जॉर्डन और यरूशलेम, ठीक है। फिर मिस्र ने गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण किया। अभी मैं आपको बताऊं कि गाज़ा पट्टी पे अभी मैंने बताया था आपको कि हमास रहते हैं, लेकिन वो आगे की प्रक्रिया। अभी हम किस प्रक्रिया में पहुँचे, 1948 के आसपास हैं, और हमारा हमास जो है 1987 में गठित हुआ था। तो आगे की प्रक्रिया हम जानेंगे आगे चलकर। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो विभाजन था वो फ़िलिस्तीन संकट को ख़त्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन फ़िलिस्तीन संकट संयुक्त राष्ट्र विभाजन से ख़त्म ना हो सका। फिर उसके पश्चात 1964 ईस्वी में फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन का निर्माण किया गया, जिसका भाई किसी चीज़ का जब निर्माण किया जाता है तो उसके अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, उसकी अपनी कुछ भूमिका होती है। वो सोसाइटी में क्यों लाया गया, सोसाइटी में उसके प्रभाव क्या होंगे, इसलिए लाया जाता है। तो फ़िलिस्तीन का जो ये गठन हुआ, ये फ़िलिस्तीन को इज़राइल का यहूदी प्रभुत्व से मुक्त कराने तथा अरब और मुस्लिम राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लाया गया था। फिर उसके बाद जो छठा जो आपको दिख रहा होगा वो 6 दिवसीय युद्ध 1967 में हुआ। इस युद्ध में इजरायली सेना जीती और उसने क्या क्या कब्जा कर लिया। एक तो सीरिया गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया, और जॉर्डन से वेस्ट बैंक यानी गाज़ा पट्टी तक उसने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद बात आती है कि हम लोग देखेंगे कैप डेविड एकॉर्ड्स क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब्राहम एकॉर्ड जो कि पीस के लिए साइन किया गया था। एकॉर्ड मतलब होता है कि हम दो देश इस चीज़ पर सहमत हैं और हमारे युद्ध विराम का यह एक प्रक्रिया होगा। मतलब हमारे युद्ध में ये एक एकॉर्ड जो है रुकावट बनेगा या संधि का काम करेगा। तो इस तरह से एकॉर्ड लाया गया। लेकिन ये 1978 का एकॉर्ड यानी जो डेविड एकॉर्ड है वो मतलब असफल रहा, यानी फ़िलिस्तीन समस्या को सुलझा नहीं पाया। फिर उसके बाद हमास का उदय हुआ। हमास का उदय मैंने जैसा कि बताया था 1978 के बाद 1987 में हमास का उदय हुआ। हमास जो कि अमेरिका द्वारा आतंकी संगठन माना जाता था, वो वास्तव में क्या था, मुस्लिम ब्रदरहुड की एक हिंसक शाखा थी जो जिहाद के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करती थी। फिर 1987 में ही जब हमास आया तो वेस्ट बैंक और गाज़ा के क्षेत्र में तनाव जो है 100% अर्थात इतना बढ़ गया कि वो युद्ध का रूप ले लिया और फ़िलिस्तीन के उग्रवादी और सैनिकों के बीच यानी इजराइल के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। फिर युद्ध के पश्चात 1987 से 1992 का समय बहुत ही शांत रहा। फिर उसके बाद ओस्लो समझौता हुआ। ओस्लो समझौता के अंतर्गत जो है इजराइल और PLO आधिकारिक तौर पर मान्यता देने हिंसात्मक गतिविधि पर रोक लगाया। मतलब इन्होंने जो है ओस्लो समझौता में क्या हुआ कि इजराइल और PLO आधिकारिक तौर पर हिंसात्मक गतिविधि पर रोक लगाया गया। इसमें ऐसे सीधा सीधा ऐसा मान लें कि ओस्लो समझौता में हिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाया गया और फ़िलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना की गई। वर्ष 2005 में क्या हुआ कि इजराइल ने गाज़ा क्षेत्र में यहूदियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। मतलब इजराइल जो कि हम लोग ने पहले बात की थी कि इजराइल जो है यहूदी बहुसंख्यक देश है, तो वो फ़िलिस्तीन से जो है अल्पसंख्यकों से अपनी ओर बुलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और भारत के संबंध कैसे रहे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है। भारत जो है हमेशा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ावा देता है। भारत जो है विविधता में एकता का प्रतीक इसलिए है क्योंकि यहाँ भी कई धर्म कई जाति के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है, मगर सबके अपने अपने अधिकार हैं जो कि संविधान द्वारा दिए गए हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 29-30 वगैरह में जो अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में बात की गई है, यहाँ पे किसी के हितों का दमन नहीं किया जाता है। यह एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन इजराइल और फ़िलिस्तीन संघर्ष पर भारत का जो रुख था 1947 में उसने जो है संयुक्त राष्ट्र विभाजन जो कि हम लोग बात कर चुके हैं उसका समर्थन किया। फिर 1988 में फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने में भारत
एक था, मतलब भारत भी फ़िलिस्तीन को राज्य मानता था। फिर उसके बाद डीहाइफेनेशन की एक सिद्धांत होता है जो कि विदेश नीति में अक्सर काम आता है। जैसे कि जो विदेश नीति के कई सारे पॉलिसी होते हैं कि जीरो सम गेम, अर्थात एक जीतेगा तभी एक हारेगा। और इसी तरह हाइफन भी नेशन भी है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत जो है इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष पर 4 दशक तो फ़िलिस्तीन का समर्थक रहा, लेकिन 3 दशक इजराइल का समर्थक रहा। हाल के वर्षों में भारत की स्थिति को भी इजराइल समर्थक के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष के संबंध में 2 राज्य समाधान में विश्वास करता है, अर्थात 2 राज्य, एक 2 स्टेट पॉलिसी है, उसमें जो है भारत विश्वास करता है। आगे की राह, मतलब आगे क्या हो सकता है, ये हम कुछ अपने तरफ से देंगे कि एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संतुलित दृष्टिकोण हर एक चीज़ में ज़रूरी होता है, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे मतलब 2 ध्रुव हो, 2 महाद्वीप हों, सबके बीच में एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे कि गॉड कहा जाता है पूरी दुनिया को चलाने वाला, वैसे यूएन एक गॉड की भांति है, लेकिन वो अपनी भूमिका या कर्तव्य या अपने स्वायत्तता को कहीं ना कहीं वो भूल चुका है। यानी उसकी जो स्वतंत्र कहें या निष्पक्ष कहें, वो कहीं ना कहीं उसका ख़त्म हो चुका है। उसको जो है कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल जो मतलब इनकम है उसको खुद ही जनरेट करना चाहिए, ताकि किसी के द्वारा वह प्रभावित ना रहे। और विश्व को शांति समाधान के लिए एक साथ आने की ज़रूरत, ये तो सभी जानते हैं कि भाई अगर शांति करना है या युद्ध करना है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। फिर अब्राहम एकॉर्ड को भी पालन करना चाहिए, जिसमें जो है इज़राइल और अरब अमीरात और सूडान वगैरह के बीच में जो है सामान्य समझौते हैं, मतलब एक तरह से जनरल जो समझौता है, मतलब सहमति है कि हाँ हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें ऐसे काम करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी राज्य से ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको पालन भी करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।